अभी तक हमने कहानी में देखा था कि एंटिटी ने याम को मार दिया है, जिसके बाद उसके भाई याक ने गुस्से में आकर उस भूतिया पेड़ को काट दिया था और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था। वो किसी भी हाल में उस एंटिटी को खत्म करना चाहता था जिसने उसकी बहन की जान ली थी। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 देखिए, ताकि ये पार्ट आपको आसानी से समझ आ जाए। खैर, इसी के साथ हम बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत 1854 में लुआई बॉर्डर को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ सोल्जर्स अपने आप को दुश्मन सोल्जर से बचा रहे थे। तभी उनमें से एक सोल्जर को गोली लग जाती है, जिसे देखकर बाकी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब एक एक करके वो सब मारे जा रहे थे। अब उनमें से सिर्फ एक सोल्जर बचा था, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था कि तभी उसे एक एंटिटी दिखाई देती है। और ये वही एंटिटी थी जिसे हमने लास्ट टाइम याम की बॉडी से बाहर निकलते हुए देखा था। वो उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो उसकी जान बचा सकती है, लेकिन बदले में वो उस सोल्जर से उसकी बॉडी देने के लिए कहती है ताकि वो उसमें रह सके। जिस पर सोल्जर भी मान जाता है। तब वो काली एंटिटी अपनी काली जीभ को अपने मुंह से अलग करके अपने काले कारनामों के साथ उसके मुंह में डाल देती है, जिससे उसकी जान तो बच गई थी, पर अब उसके साथ क्या होने वाला था ये तो उसे भी नहीं पता। और साथ ही अब उनके दुश्मन भी खुद आपस में लड़कर मारे जाते हैं। अब कहानी सीधा 1975 में आती है, जहां हम याक को देखते हैं, जो अपनी बहन की मौत के बाद से फिलहाल एक एंटिटी हंटर बन चुका था और अपने साथी सार्ज के साथ वो एक एंटिटी को हंट करने के लिए आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सार्ज तो पिछले पार्ट में मर चुका है। खैर, इस बारे में हम थोड़ा आगे चलकर जानेंगे। अब वो लोग उस घर में पहुंच गए थे, जहां जाने पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो घोस्ट याक को पहले से ही जानता था। याक ये देखकर हैरान रह गया कि वो भूतों की दुनिया में इतना मशहूर हो चुका है। तब इस सार्ज पेफन घर के बाहर जाकर सीढ़ियों को उल्टा कर देता है ताकि वो घोस्ट वहां से भाग न सके। दूसरी तरफ जब याक उस घोस्ट से बात कर रहा था, तब उसे पता चलता है कि वो घोस्ट उस स्पिरिट के बारे में जानता है जिसने यिम को मारा था। लेकिन उस घोस्ट ने एक शर्त रखी, वो तभी सच बताएगा जब याक उसके सामने झुकेगा। मगर याक किसी भी स्पिरिट के सामने झुकने को तैयार नहीं था। उसने स्पिरिट से नफरत करनी शुरू कर दी थी और वो किसी भी हाल में स्पिरिट के सामने तो हरगिज झुकने वाला नहीं था। और गुस्से में आकर वो उस घोस्ट को बुरी तरह से पीटने लगता है, जिससे वो घोस्ट डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन सार्ज ने पहले ही बाहर रखी सीढ़ियों को उल्टा कर दिया था। जैसे ही वो भागने के लिए बाहर जाता है, उसे एक मिरर की तरह अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अब उस घोस्ट के पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वापस से अंदर चला गया। जैसे ही वो वापस आया, याक ने बिना कोई देर किए उसको फिर से पीटना शुरू कर दिया और तुरंत बाद ही याक ने अपनी गन निकालकर उस स्पिरिट पर तान दी। उस गन में पीटर्समन बुलेट्स थी, वही होली बुलेट्स जो पिछले पार्ट में यूज की गई थी। ये देखकर वो स्पिरिट इतना ज्यादा डर गया कि उसने सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि डोंग खोमोटे के जंगल में एक आदमी है जिसके अंदर अभी वो डेंजरस स्पिरिट है, लेकिन इसके अलावा उसे और कुछ नहीं पता। ये सुनकर सार्ज ने उस स्पिरिट से उस आदमी के शरीर को तुरंत छोड़ने के लिए कहा। मजबूरन उस स्पिरिट को यही करना पड़ा और वो स्पिरिट उस आदमी के अंदर से एक ब्लैक लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकलने लगी। तब सार्ज ने तुरंत उस लिक्विड के अंदर एक कैटफिश डाल दी, जिससे वो स्पिरिट अब कैटफिश के अंदर चली गई। और इसके बाद याक और सार्ज ने उस कैटफिश को बॉनफायर में डाल दिया, जिससे वो स्पिरिट वहीं जलकर भस्म हो गई। इतना सब होने के बाद याक और सार्ज अपने घर लौट आए और डोंग खोमोटे के बारे में रिसर्च करने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक वजीराया विसत नाम की एक किताब मिली, जिसमें पोंग का जिक्र था। पोंग एक बहुत ही पुरानी एंटिटी थी, जो कि सियाम का सबसे पहला घोल था। उसने वात पाक फांग नाम की एक जगह पर एक छोटा सा घर बनाया था और उसी के पास वो इवल स्पिरिट भी थी, जिसने गांव के 3 लोगों को मारकर उनका मांस खा लिया था। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत कुछ मॉन्क्स को बुलाया, जिन्होंने घोल के घर को पूरा जलाकर भस्म कर दिया था। घर तो जल गया, पर पुआंग वहां से भागकर डोंग खोमोटे के जंगल में चला गया था। वो जंगल बुरी स्पिरिट से भरा पड़ा था और वहां जाना किसी मौत से कम नहीं था। लेकिन याक किसी भी हाल में उस जंगल में जाना चाहता था। वो जानता था कि अभी उस स्पिरिट को नहीं रोका गया तो वो कभी न कभी वापस आकर उसकी फैमिली को नुकसान जरूर पहुंचाएगी, इसलिए वो खुद ही उसको खत्म कर देना चाहता था। सार्ज, जो याक की सेफ्टी के लिए चिंता कर रहा था, उसे अकेले नहीं जाने देता। लेकिन याक के मन में एक और अजीब बात चल रही थी। ये सोचकर वो और भी परेशान हो गया कि एक घोल किसी स्पिरिट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा उसे अब यकीन होने लगा था कि उस गांव में जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, उनके बच्चों के मरने के पीछे भी यही शक्ति का हाथ था। और जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, उनके ऑर्गन्स भी गायब हो रहे थे। ये सब कुछ वही इविल स्पिरिट कर रही थी। शायद आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में जब याक ने अपने घर के पास वाले पेड़ को काटा था, तब उसको वहां बहुत सारे ऑर्गन्स मिले थे। इसका मतलब साफ था कि वो स्पिरिट ह्यूमन ऑर्गन्स पर फीड करती है।
इसके अलावा एक और बड़ी बात पता चली, जब यीम ने लास्ट पार्ट में पोजेस होकर सार्ज को गोली मारी थी तब सार्ज जिंदा रह गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कहानी में थोड़ा आगे चलकर बताऊंगा। और उसी दिन से याक उसके साथ था और धीरे धीरे दोनों का एक अच्छा कनेक्शन बन गया। इस वजह से अब जब याक हंट पर जाने का फैसला करता है तो सार्ज भी उसके साथ ही चलने का डिसाइड कर लेता है। याक हंट पर जाने से पहले अपनी बहन यार्ड और उसके होने वाले पति प्रदीप से मिलने के लिए जाता है। वहाँ यार्ड की शादी की बात चल रही थी और उसका होने वाला पति प्रदीप एक अच्छा लड़का था। प्रदीप के पिता के बहुत बड़े शुगर कैन फार्म्स थे और वो खुद भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान था। तब याक प्रदीप से मजाक में कहने लगता है कि अगर तूने यार्ड को परेशान किया तो मैं तुझे इतनी बुरी तरह मारूंगा कि हॉस्पिटल का बिल दहेज के पैसों से ज्यादा आएगा। ये सुनने के बाद प्रदीप मुस्कुराकर याक को गले लगाता है और प्रॉमिस करता है कि वो यार्ड का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखेगा। रात को पूरा परिवार एक साथ था, सब बहुत खुश थे और डिनर के दौरान याक के भाई बहन उसकी टांग खींच रहे थे। उस दौरान बुनियन और याक के पिता चाहते थे कि याक अपनी घोस्ट हंटिंग छोड़ दे और वापस घर आ जाए। उनका कहना था कि वो 3 साल से लगातार उस एविल स्पिरिट को ढूंढ रहा है पर अब तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन याक किसी भी हाल में उस स्पिरिट को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे यकीन था कि वो दोबारा वापस जरूर आएगी। उस रात हम याक के पिता को देखते हैं जो यीम की मौत के बाद से हर रात जागते थे ताकि अगर कभी वो स्पिरिट आए भी तो वो सही वक्त पर सबको बचा सके। मतलब यीम की मौत के बाद से घर में काफी ज्यादा बदलाव आ गए थे और सब लोग पहले जैसा कुछ भी रिपीट होने के डर से सदैव डर में जी रहे थे। उस वक्त याक के भाई बहन उससे वादा करवाते हैं कि वो यार्ड की शादी तक वापस आ जाए। पहले तो याक थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर मान जाता है। अब अगले दिन वो सार्ज के साथ डोंग खुमोटे के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल की तरफ जाते हुए उत्तरादित्य के लापलाई डिस्ट्रिक्ट में उनकी कार खराब हो जाती है। पहले तो वो सोचते हैं कि पास के किसी गांव से कार रेंट पर ले लें, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो डोंग खुमोटे के जंगल में जा रहे हैं तब कोई भी उन्हें अपनी गाड़ी देने को तैयार नहीं था। तब वो दोनों परेशान होकर एक ढाबे पर बैठ जाते हैं कि तभी वहाँ ल्यूचाई नाम का एक आदमी आता है। ल्यूचाई बिना किसी शर्त के उन्हें अपनी कार में ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? दरअसल ल्यूचाई खुद भी उस स्पिरिट की तलाश में था। उस स्पिरिट ने उसके परिवार के काफी औरतों को कत्ल किया था, इसलिए वो डोंग खोमोटे के जंगल में जाना चाहता था ताकि वो उस इविल स्पिरिट को ढूंढकर उसका अंत कर सके। याक और सार्ज के पास भी ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो बिना वक्त गवाए ल्यूचाई की कार में बैठ जाते हैं। लेकिन ल्यूचाई अकेला नहीं था, उसके साथ एक पूरी टीम थी। ल्यूचाई की टीम में सैम जो कि एक एक्सपीरियंस्ड घोस्ट हंटर था, ल्यूचाई के 2 भतीजे साक और नवीन, और खोम जो कि एक लोकल आदमी था जिसे जंगल के हर रास्ते का पता था। अब जैसे ही साक को याक के बारे में पता चलता है वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, सिर्फ इसलिए ताकि खुद को सुपीरियर दिखा सके। लेकिन याक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में आकर याक उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी ल्यूचाई बीच में आता है और साक को याक से माफी मांगने के लिए कहने लगता है। कुछ ही देर बाद वो सब जंगल के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें अब आगे पैदल ही जाना था। जैसे ही साक गाड़ी से उतरता है वो बिना सोचे समझे एक पेड़ के पास जाकर पी कर देता है। सार्ज को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। वो साक को समझाता है कि जंगल में आने से पहले हमें यहाँ की स्पिरिट से परमिशन लेनी चाहिए थी और तुमने बिना सोचे समझे जंगल का अपमान कर दिया। लेकिन साक अपनी ईगो और एरोगेंट नेचर की वजह से सार्ज की बात को अनसुना कर देता है। अब जंगल में अपनी हंट शुरू करने से पहले उन्हें जंगल की स्पिरिट्स की परमिशन लेनी होती है। उनके कल्चर में एक रिचुअल है जिसमें ऑफरिंग्स दी जाती हैं। जंगल की स्पिरिट्स से परमिशन लेने के लिए एक रिचुअल किया जाता था। पहले कुछ ऑफरिंग्स रखी जाती थी, फिर एक खंजर को जमीन में घुसाकर देखा जाता था। अगर खंजर बिना रुकावट अंदर चला जाए तो इसका मतलब था कि जंगल ने परमिशन दे दी है, लेकिन अगर खंजर अंदर ना जाए तो इसका मतलब था कि जंगल उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहा। सार्ज ने ऑफरिंग्स रखने के बाद खंजर जमीन पर मारा, लेकिन वो अंदर नहीं गया। मतलब ये कि जंगल उन्हें परमिशन नहीं दे रहा। सार्ज ने हाथ हटा लिया, लेकिन याक ने खंजर उठाया और थोड़ी ताकत लगाकर एक ही बार में उस खंजर को जमीन में घुसा दिया। अब जंगल चाहे या न चाहे उन्होंने अपनी हंट शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं पीछे खंजर का गड्ढा अपने आप भरने लगा। मतलब साफ था कि जंगल ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो अंदर आए या वहाँ पर अपनी हंट शुरू करें। अब आगे बढ़ते समय याक ल्यूचाई से साक के एरोगेंट बिहेवियर के बारे में बात करता है। तब ल्यूचाई से बताता है कि साक के बचपन में ही उस स्पिरिट ने साक की माँ को मार दिया था, इसी वजह से साक बचपन से ही एरोगेंट है। लेकिन अभी के वक्त याक को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो स्पिरिट ल्यूचाई की फैमिली के पीछे क्यों पड़ी है। तब ल्यूचाई उससे सच बताता है और कहानी 1893 के वतपंगफंग गांव में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि ल्यूचाई के पूर्वजों ने ही पोंग के घर को जलाया था, क्योंकि गांव वालों को उसके घर में मौजूद एक इवल स्पिरिट के बारे में पता चल गया था।
जब वो घर जल रहा था तब अंदर कुछ रिचुअल की चीजें मौजूद थीं जो इस बात का सबूत थी कि वहाँ कुछ बुरा हो रहा था। पोआंग ने जैसे ही अपने घर को जलता देखा वो मेरे बच्चे चिल्लाता हुआ अंदर चला गया और तभी वो घर गिर गया और शायद पोआंग की भी वहीं मौत हो गई थी और पोआंग को तब से ही नहीं देखा गया और ऐसा माना जाता है कि वो इस जंगल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और कहीं ना कहीं पोआंग ने बदले की भावना में उस इविल स्पिरिट को ल्यूचाई के फोरफादर और उनके वंशजों को खत्म करने के लिए भेजा था। वो स्पिरिट हर एक जनरेशन को खत्म करती रही लेकिन ल्यूचाई बच गया क्योंकि उसके पास एक पीटर्समून एमुलेट था जो उसकी लॉकेट में लगा था। यही एमुलेट इविल स्पिरिट को उसके पास आने से रोकता था और उसके पास एक नामफी आयरन का खंजर भी था जिसकी मदद से वो उस स्पिरिट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, यानी कि वो खत्म करेगा। ल्यूचाई ने इस खंजर का टेस्ट करने के लिए एक रेनबो स्नेक का सर काट दिया था। और अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर सोचें तो ये खंजर कितना खतरनाक हो सकता है ये आप समझ ही सकते हैं। अब आगे बढ़ते वक्त जंगल में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी एक बड़ा सा कोबरा उनके सामने आ गया जिसे देखकर सब डर जाते हैं। सार्ज बताता है कि शायद जंगल की गार्जियन स्पिरिट ने उस कोबरा को एक वार्निंग के तौर पर भेजा है और इसका मतलब ये था कि उन्हें और आगे नहीं जाना चाहिए। तभी सैम उस कोबरा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो कोबरा उसके मुंह पर बुरी तरह से काट लेता है जो देखकर साक को गुस्सा आ गया और उसने भी बिना सोचे समझे अपनी गन निकालकर उस कोबरा के सर पर शूट कर दिया जिससे कोबरा की तुरंत ही मौके पर मौत हो गई। ये देखकर सार्ज और याक काफी गुस्से में आ गए क्योंकि जंगल की किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाना सख्त मना था। लेकिन साक को अभी भी कोई रिग्रेट नहीं होता। अब वो गार्जियन स्पिरिट उनको काफी ज्यादा परेशान करने लगी थी। साक का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो याक को चढ़ाने के लिए उसकी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तू अपनी बहन को नहीं बचा पाया। ये सुनने के बाद याक गुस्से से आग बबूला हो गया था और इसके बाद वो अपने गुस्से का कहर साक के ऊपर बरसाने लगता है। वो उसको उल्टा सीधा मारने लगता है। वो इतना गुस्से में आ गया था कि वो अपनी गन निकाल लेता है और साक को गोली मारने वाला होता है लेकिन तभी ल्यूचाई की शक्ल देखकर याक को तरस आ गया था। तब वो एक गहरी सांस लेकर अपनी गन नीचे कर देता है। खैर अब ल्यूचाई चाहता था कि याक और सार्ज उनकी टीम को गाइड करें क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे ही उन्हें अलग अलग स्पिरिट्स की हंसने की आवाज आने लगी थी। हालांकि अभी वो स्पिरिट सिर्फ उन्हें परेशान कर रही थी और असली शो तब शुरू हुआ जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया। तभी याक को पीछे एक पेड़ से एक लाश लटकी दिखाई देती है पर जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है वो सिर्फ एक पेड़ की डाली थी। ये सब देखकर सभी और ज्यादा टेंशन में आ गए और तब वो सब फैसला करते हैं कि इसी जगह पर उन्हें रात गुजारनी होगी। तभी हम याक के घर का सीन देखते हैं जहां उसके पिता रात के वक्त पहरा देने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठे थे जैसे वो रोज करते थे। अंदर यार्ड अपनी छोटी बहन यी के बाल सुखा रही थी। तभी यी के काफी बल टॉवल में अटक जाते हैं और ये अचानक पोजेस हो जाती है और वो एक अजीब सी आवाज में कहती है कि मैं वापस आ गई। इतना कहकर यी ने अपने एक दांत को जोर से खींचकर तोड़ दिया जो देखकर यार्ड का दिल दहल गया और वो डरते डरते वहां से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंचती है उस इविल स्पिरिट ने उस पर अटैक कर दिया और वो उसका एक दांत तोड़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पहले पार्ट में भी दिखाया गया था कि किसी को पोजेस करने के लिए उसके दांत की जरूरत पड़ती थी। लेकिन तभी अचानक यार्ड की हेलुसिनेशन खत्म हो जाती है और सारे परिवार वाले उसे संभालने के लिए आ गए थे। तब कैसे भी करके उसको होश में लाया जाता है। उधर याक जंगल में अपनी फैमिली की फोटो देख रहा था और सारी टीम ने एक पेड़ के ऊपर अपना ठिकाना बनाकर रात गुजारने का प्लान बनाया था। तभी उन्हें नीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो नीचे झांक कर देखते हैं कि सैम भागता हुआ उनकी तरफ मदद मांगने के लिए आ रहा है। लेकिन सार्ज और बाकी सब समझ गए थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस जंगल की स्पिरिट्स की एक चाल है। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उन सबको धोखा देकर जान से मार देना। इसलिए किसी ने भी सैम की मदद की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक सैम पेड़ों के ऊपर छलांगे मारने लगता है जो देखकर सब लोग डर गए थे। अब कुछ देर बाद साक को सार्ज की आवाज सुनाई देती है जो उससे पेड़ से नीचे उतरने को कह रहा था। साक बिना सोचे नीचे उतर जाता है लेकिन सच तो ये था कि सार्ज ने कभी भी उसे नीचे आने को नहीं कहा था। ये भी सिर्फ स्पिरिट्स का एक जाल था जिसमें साक आसानी से फंस चुका था। अब वापस से जब साक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तब स्पिरिट्स उसको हॉन्ट करने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे ट्री के ऊपर बने ठिकाने पर सैम ही बैठा है और उसने गुस्से में आकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया पर असलियत में वहां उसके अपने साथी बैठे थे। उस दौरान एक गोली खौम को लग जाती है और बाकी सबको अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन अभी भी साक को सैम की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी सैम पेड़ से कूदकर सीधा साक के कंधे पर चढ़ गया और उसके हाथों से उसी के सर पर गोली चलवा दी जब तक कि साक का सर टुकड़ों टुकड़ों में न टूट गया था।
पर जैसे ही सब उसके पास जाने लगे, उसका धड़ अजीब तरह से रेंगता हुआ झाड़ियों में चला गया। ये देखकर सब समझ गए थे कि अब वो लोग सेफ हैं। तब सार्ज सबको बताता है कि अगर वो सच में सेफ रहना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऐसे लैंड पर जाना होगा जहाँ नमक हो, और वो नमक जानवरों द्वारा चाटा गया हो, क्योंकि ऐसी जगह बुरी शक्तियों को अपने करीब नहीं आने देती। और अभी के लिए सार्ज उन्हें एक मंत्र भी बताता है जिससे वो सेफ रह सकते थे, लेकिन वो मंत्र काफी लंबा था और सबको उसे याद करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी कॉम ने एक एविल चैंटिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो भी पोजेस हो गया था, जो देखकर याक गुस्से में उसे एक पंच मार देता है। और फिर वहां से वो सभी लोग सार्ज की बताई हुई जगह को ढूंढने लगते हैं, जिसे हम नमक वाली जगह कहेंगे। इतनी देर में उनके पीछे साक का धड़ आ गया था, जो सबके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, पर याक तुरंत अपनी बुलेट से उसे मार डालता है और फिर सब लोग उसी नमक वाली जगह को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन साक के धड़ को खत्म करने से वो अभी सेफ नहीं थे, क्योंकि सैम की स्पिरिट अभी भी उनका पीछा कर रही थी। और आगे रास्ते में बहुत ज्यादा धुआं होने की वजह से नवीन उनसे अलग हो गया था। उस दौरान नवीन के सामने बहुत सारी भूखी स्पिरिट्स का झुंड आ गया और उन्होंने उसके शरीर को आधा काटकर उसकी जान ले ली। इधर याक पर भी सैम की स्पिरिट ने हमला कर दिया था, लेकिन याक उसे शूट करके मार डालता है। वही सार्ज, याक और ल्यूचाई उस नमक वाली जगह पर पहुंच गए थे, जहां सार्ज ने मिट्टी से मंत्र पढ़कर एक प्रोटेक्शन कवच बना लिया। इतने में ही नवीन भागता हुआ उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन वो सब लोग उसके बात करने की तरीके से समझ गए थे कि वो असली नवीन नहीं है, इसलिए वो उसे अंदर नहीं आने देते कि तभी अचानक नवीन एक टाइगर का रूप ले लेता है, लेकिन याक उसे वहां से भगा देता है। नवीन ने उन्हें पहले बताया था कि अगर किसी मरे हुए इंसान की स्पिरिट किसी टाइगर को पोजेस कर लेती है तो उसे वेयरकैट कहा जाता है, और वो स्पिरिट किसी का भी रूप ले सकती थी। अगली सुबह हम याक के घर का माहौल देखते हैं, जहां सभी लोग यार्ड की शादी के लिए निकल रहे थे। तभी यार्ड को याक की याद आती है और योस और योर्ड उससे कहते हैं कि अगर याक ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो वो उसे घसीट कर वापस लाएंगे। जब वो लोग अपने घर से निकलते हैं तो उनके घर का रेडियो अचानक खुद से ही चालू हो गया। इधर गहरे जंगल के बीच याक, ल्यूचाई और सार्ज एक अजीब सन्नाटे भरी जगह पर पहुंच गए थे। उनके सामने एक पुरानी जली हुई केबिन थी। केबिन के अंदर का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक था। चारों तरफ खून की छींटें और बीच में एक वुडो डोल पड़ी थी, जो बिल्कुल उस इविल स्पिरिट के जैसे दिख रही थी। याक को जैसे ही वो डोल दिखती है, याक का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे उस डोल को उठाकर जमीन पर पटक देता है और जोरदार लात मारने लगता है, जैसे उसे तोड़कर उस स्पिरिट का अंत करना चाहता हो। इसी बीच सार्ज केबिन के पास एक दलदल देखता है। उसके अंदर कोई तो था, शायद एक इंसानी आकृति। सार्ज अपनी गन निकालता है और बिना किसी झिझक के उस व्यक्ति पर तान देता है। ठीक से देखने पर उसे पता चलता है कि वो तो पुआंग है, पर पुआंग भी चुप रहने वाला नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत की एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तभी उसने सार्ज की मिट्टी से एक वुडो डोल बनाकर उसके गले को जोर से दबाना शुरू कर दिया। सार्ज सांस लेने के लिए तड़पने लगता है। तभी याक और ल्यूचाई वहां पहुंच जाते हैं। तब कुछ देर बाद सबको लग रहा था कि पुआंग ही उस इविल स्पिरिट का मालिक है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। पुआंग कोई और नहीं बल्कि वही सोल्जर था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो भी कभी एक इंसान था, लेकिन एक दिन उस स्पिरिट ने उसकी मदद की थी और उस दिन से वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उस भयानक शक्ति का एक गुलाम बन चुका था। वही शक्ति जिसने उसके बच्चों तक को जान से मार दिया था। समय बीतता रहा, पुआंग मर नहीं सका। जिंदा रहना उसके लिए एक सजा बन चुकी थी। वो बताता है कि 1893 में उसने उस स्पिरिट को मिटाने के लिए अपने घर में एक भयंकर रिचुअल किया, जो कामयाब होने वाला था। लेकिन तभी ल्यूचाई के पूर्वजों ने उसके घर को आग लगा दी। उस दिन पुआंग उस स्पिरिट को नहीं बल्कि अपने बच्चों को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा था, और उसके बच्चे जिंदा जल गए और पुआंग एक बड़ा श्राप अपने साथ लेकर जिंदा रह रहा था। स्पिरिट से बचने के लिए उसने एक विरुंचम्बंग एमुलेट से एक ब्रेसलेट बनाया, जो उसके लिए एक कवच का काम करता था। जब तक उसके हाथ में वो ब्रेसलेट था तब तक वो इविल स्पिरिट उसे नहीं देख सकती थी। लेकिन अगर स्पिरिट को ये पता चल जाता है कि पुआंग जिंदा है तो वो वापस आकर उसका अंत कर देती, ताकि वो अपनी जीप को वापस लेकर और भी शक्तिशाली बन सके। लेकिन तभी ल्यूचाई एक ऐसी गलती करता है जो सब कुछ बदल देती है। वो बिना सोचे समझे पुआंग का हाथ काट देता है और अब पुआंग उस इविल स्पिरिट की नजर में आ चुका था। तभी एक और भयानक सच सामने आता है कि ल्यूचाई की फैमिली अब भी उस इविल स्पिरिट के कब्जे में थी और वो उन्हें मिटा देने आई थी, क्योंकि ल्यूचाई ने उससे एक समझौता किया था कि अगर वो पुआंग को ढूंढ निकालती है तो वो स्पिरिट उसकी फैमिली को आजाद कर देगी। लेकिन पुआंग सिर्फ मुस्कुराने लगता है। उसे समझ आ गया था कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। वो अपनी जिम्मेदारी याक को सौंप देता है, क्योंकि अब इविल स्पिरिट की समाप्ति का काम उसी के हाथों लिखा था। तभी हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट गूंजने लगी।
और वो आ चुकी थी। जिस पल इविल स्पिरिट वहां आई, माहौल एकदम भयानक हो गया। लियू चाई और याक महसूस कर सकते थे कि वक्त धीरे धीरे थम रहा है। एक अटपटा सा जादू उन दोनों पर छाने लगता है और उन्हें नींद आने लगी। लेकिन याक और लियू चाई हार मानने वाले नहीं थे। याक जल्दी से अपना लाइटर जलाकर अपने हाथ को जला लेता है और लियू चाई अपनी छुरी से अपने आप को काट कर उसके दर्द से जागने की कोशिश करता है। लेकिन सार्ज पहले ही बेहोश हो चुका था। तभी वो स्पिरिट पोंग के मुंह में अपना हाथ डालती है और अपनी जीभ को निकालकर वापस से जोड़ लेती है, जो देखकर लियू चाई खुशी से पागल हो रहा था। उसे लगा उसकी डील पूरी हो गई, मगर स्पिरिट ने उसका मजाक उड़ा दिया और एक ही झटके में लियू चाई को खत्म कर दिया। और अब वो याक को भी अपने जादू से कंट्रोल कर लेती है और उसी के हाथों उसकी छाती में गोली चलवा देती है। और अब वो एविल स्पिरिट सिर्फ एक ही चीज चाहती थी कि याक की फैमिली का अंत, जिसके बाद वो सीधा उसकी फैमिली की तरफ जाने लगती है। इधर जिस होटल में यार्ड की शादी होने वाली थी, वहाँ तूफान आना शुरू हो गया। मौसम एकदम भयानक हो गया था और हवा एक अजीब सी भयंकर गुनगुनाहट कर रही थी। होटल स्टाफ यार्ड की फैमिली को बताता है कि उनके बाकी के स्टाफ को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सब थोड़ा बेचैन हो जाते हैं, लेकिन शादी की तैयारियां चलती रहती हैं। ये यार्ड और बुनियन याक के बारे में सोचते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे थे। वहीं योर्ड, योस और याक के पिता और साथी प्रदीप डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे और तभी अचानक पूरे होटल की बिजली चली गई। ये यार्ड और बुनियन एक दूसरे की तरफ घबराकर देखने लगते हैं और उनके सामने जमीन की टाइल्स टूटने लगती हैं। एक तेज चीख गूंज उठी और अब यार्ड फिर से वही इविल स्पिरिट को अपने सामने देख सकती थी, जिसे देखकर वो बहुत तेजी से चीखती है। उसी वक्त योस, योर्ड और उनके पिता को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक मामूली तूफान नहीं बल्कि मौत का संदेश है। प्रदीप घबराहट में गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जोर लगाता है, गेट उल्टा उसके सर पर टकरा जाता है और वो वहीं धड़ से गिरकर बेहोश हो गया था। योस, योर्ड और उसके पिता जल्दी से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो गेट हिलने का नाम नहीं ले रहा था। याक के डैड गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर गेट पर फायर करने लगते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि बंदूक चल ही नहीं रही थी। तभी योर्ड एक पल के लिए सोचता है और जल्दी से याक की गन उन्हें दे देता है, जो कि पिटसमन बुलेट से भरी हुई थी। और जैसे ही उसे फायर किया गया, गेट एक बार में ही खुल गया और अब जैसे ही वो गेट खुला, होटल की बिजली भी वापस आ गई। पर इस बार स्पीकर से एक इतनी भयानक आवाज गूंजनी शुरू हो गई कि जैसे कोई शैतानी ताकत सब पर हंस रही हो और सब एक एक करके नींद में जाने लगे। सब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जागते रहें, लेकिन यी की आंख लग जाती है। तभी बुनियन उसके पास आकर उसको अपने साथ रूम में ले जाने लगी। ये बिना सोचे समझे उसके पीछे चलने लगती है, पर यह असली बुनियन नहीं थी, क्योंकि असली बुनियन तो अभी भी जमीन पर पड़ी जागने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसे समझ आता है कि ये खतरे में है, वो तुरंत ही उठकर उसके पीछे पीछे स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। पर इस बार इविल स्पिरिट ने उसको ही पोजेस कर लिया था। अब तक प्रदीप भी शैतानी ताकत के कब्जे में आ चुका था और अब वो योस, योर्ड और उनके पिता पर हमला कर रहा था। वो योर्ड को खत्म करने ही वाला था कि तभी योस पीछे से एक बुद्धा की मूर्ति उठाता है और प्रदीप के सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ पोजेस्ड बुनियन एक बड़ा तेज हल जैसा हथियार उठाती है और सबको मारने के लिए निकल पड़ती है। ये भी अब तक समझ चुकी थी कि वो असली बुनियन के साथ नहीं है, क्योंकि वो एविल स्पिरिट के कब्जे में है। तभी एक और सच सामने आता है। वो औरत जो उसके सामने खड़ी थी, वो कोई और नहीं बल्कि चीला थी। वो औरत जिसे हमने पहले यीम का दांत तोड़कर खाते हुए देखा था। उसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर गई और बहुत तेजी से चिल्लाने लगी, पर चीला एक भयानक हंसी के साथ उसके मुंह में हाथ डालकर उसका दांत तोड़ने लगती है। ये जल्दी से एक रूम में चली गई और जैसे ही चीला उसे पकड़ने के लिए आती है, वो एक अम्ब्रेला उठाकर पूरी ताकत से उसके आंख में घुसाकर उसे खोल देती है और तुरंत ही वहां से भाग जाती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी उसके दिमाग में अपने बड़े भाई याक की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि कोई भी स्पिरिट तुम्हें तभी डरा सकती है जब तुम उससे डरो, पर अगर तुम उसको इग्नोर करोगे तो वो तुम्हें नहीं डरा पाएगी। ये बात सोचकर एक गहरी सांस लेती है और अपने पास रखे एक कैंडी निकालकर उसे खाने लगती है। पर तभी उसके सामने उसकी माँ आ गई, लेकिन ये उसकी माँ नहीं थी बल्कि एक पोजेस्ड बॉडी थी। अब चीला और पोजेस्ड बुनियन दोनों यी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। ये इधर उधर भागने की कोशिश करती है, पर एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि यी की मौत तो अब पक्की है। ये अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दोनों ही वाली स्पिरिट्स उसको मारने ही वाली थी कि तभी योस और योर्ड वहां आ जाते हैं और यी को बचा लेते हैं। लेकिन इस बार पोजेस्ड बुनियन ने योर्ड को घायल कर दिया था और योस को भी मारने वाली थी कि तभी वहां याक आ जाता है। उसको देखते ही इविल स्पिरिट एकदम से शॉक हो गई। सार्ज भी उसके साथ था और दोनों मिलकर उस इविल स्पिरिट को रोकने की कोशिश करते हैं।
अब जैसे ही वो स्पिरिट कमजोर पड़ने लगी तभी सीन वापस पास्ट में जाता है। पास्ट में दिखाया जाता है कि इविल स्पिरिट के जाने के बाद सार्ज ने याक को उठाया था, क्योंकि सार्ज पहले ही बेहोश हो गया था और इविल स्पिरिट ने उसे छोड़ दिया था। तब सार्ज एक सीक्रेट बताता है। उसने बताया कि पोंग ने मरने से पहले याक के लिए एक वुडू डॉल बनाई थी जिसमें एक यंत्र जड़ा हुआ था, जिसकी वजह से याक की स्किन ऐसी हो गई थी कि कोई भी चीज उसकी स्किन को नहीं भेद सकती थी। और यही वजह थी कि उस गोली ने याक का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो सिर्फ उसको घायल कर पाई थी। अब वापस से हम सार्ज को देखते हैं जो जल्दी से बुनियन के शरीर से उस इविल स्पिरिट को निकालने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बुनियन से निकलती है वो सीधा यार्ड के पास चली जाती है। स्पिरिट उसको उठाकर एक रूम में फेंक देती है और अब यीम के रूम में जाकर उससे बात करने लगती है। इस बार वो यार्ड को अपना वेसल बनाना चाहती थी। यार्ड को लग रहा था कि वो खून में डूब रही है। हालांकि रियल वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि वो स्पिरिट उसका दांत तोड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिर में वो उसका दांत तोड़ भी लेती है। लेकिन अब जैसे ही वो उसे खाने वाली थी कि तभी एक अदृश्य शक्ति ने उस पर हमला कर दिया। उस स्पिरिट को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। तब हम देखते हैं कि याक ने पुआंग के शरीर से उसका ब्रेसलेट ले लिया था और इसी वजह से वो स्पिरिट उसको नहीं देख पा रही थी। जब इविल स्पिरिट को एहसास होता है कि अब वो हारने वाली है तब वो गुस्से में आकर याक को बिल्डिंग के फ्लोर से लटका देती है और याक को अब मजबूरी में उसके सामने आना पड़ता है। याक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसको मजबूरन ब्रेसलेट उतारना पड़ता है ताकि वो यार्ड को बचा सके। और जैसे तैसे करके वो यार्ड को बचा लेता है, लेकिन मुसीबत टलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वो स्पिरिट सार्स की जान लेने वाली होती है। इसलिए याक जल्दी से ऊपर जाकर ल्यूचाई के खंजर से उस इविल स्पिरिट पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अब तक स्पिरिट भी काफी चालाक हो गई थी, इसलिए इस बार उसने उसे पकड़ लिया और उसके घाव के जरिए उसे दर्द पहुंचाने लगी। अब वो स्पिरिट जोर जोर से हंसने लगती है और उसको हंसता देख याक भी हंसने लगता है। याक को हंसता देख स्पिरिट को समझ नहीं आता कि वो क्यों हंस रहा है। इससे पहले कि स्पिरिट को कुछ समझ आता तभी उसकी जीभ अपने आप मुंह से बाहर आने लगी। ये सब कोई और नहीं बल्कि यार्ड कर रही थी, क्योंकि उसने पुआंग का ब्रेसलेट पहन लिया था, जिस वजह से वो स्पिरिट की जीभ को बाहर खींचने लगती है। और जैसे ही उसकी जीभ बाहर आई याक ने बिना कोई मौका गवाए ल्यूचाई के खंजर से उसकी जीभ काट दी। फिर वो खंजर लेकर स्पिरिट पर एक के बाद एक अटैक करता है और आखिरी मूवमेंट पर वो खंजर सार्ज की तरफ फेंक देता है। सार्ज जल्दी से खंजर उठाकर उस इविल स्पिरिट की जीभ पर जोरदार वार करता है। जैसे ही उसकी जीभ कटती है स्पिरिट बिल्कुल कमजोर पड़ गई और फिर याक की फैमिली उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती है और आखिरी मोमेंट पर याक उसके पास जाता है और ल्यूचाई का लॉकेट अपने हाथ में बांधकर स्पिरिट पर जोर जोर से वार करने लगता है और आखिरकार वो इविल स्पिरिट को खत्म करने में कामयाब रहता है। स्पिरिट के खत्म होने के बाद सब काफी खुश थे। याक को अपने सामने यीम की स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको किस तरह की मूवी ज्यादा पसंद आती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।